हम लोग पढ़ाई में कंसिस्टेंटली मेहनत कैसे करें। एस्पिरेंट जो लोग गांव से तैयारी कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या होता है और गांव की लाइफ होती क्या है एस्पिरेंट की। इंदौर नहीं आ पा रहा है, किसी बड़े शहर में नहीं जा पा रहा है, तो वो वहाँ रह करके कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकता है, कितने टाइम में मैं कितने कोर्स को कंप्लीट कर पाऊंगा। ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी, कैसे स्टार्ट किया। पढ़ाई से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहिए तो उसमें सबसे पहले आपको कंसल्ट एक बार एटलीस्ट अपनी फैमिली से करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ से आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा। फ्रेंड सर्कल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम्म। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना तो बिल्कुल आप आगे निकल जाओगे। आप पूरे एम पी पी एस सी एस्पिरेंट जो पूरे एम पी में है हम्म। उसका क्रीम आपको भर रुका पे मिलेगा। आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की। हाँ बिल्कुल, राइटिंग से ही आपको नंबर मिलेंगे क्योंकि कि आपको क्यों मार्क्स कम मिले हैं, और इंटरव्यू अगर कोई बच्चा कोई एस्पिरेंट आने वाले टाइम में इंटरव्यू देने वाला है तो उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो जो एस्पिरेंट इस वक्त घर से तैयारी कर रहा है या वो नहीं आ पा रहा है, अपने शहर से बाहर नहीं जा पा रहा है, उसको कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। मैं आपसे आपकी रिसोर्सेज के बारे में बात जानना चाहूँगा। फ़ोटोज़ को देख के ना जाएं। हम्म। जब भी आप किसी भी आपको तैयारी करनी है, आपको लगता है कि ये एकेडमी अच्छी है तो आप डेमो लें उसका। राइट। आप पता करें कि वहाँ की फैकल्टीज़ कौन सी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मनीष धनगर भाई से, जिन्होंने MPPSC 2020 की रैंक 4 को सिक्योर किया है। ये एक हिंदी मीडियम से पास आउट एस्पिरेंट है। तो हम इनसे कई सारे चीज़ों पे बात करेंगे, एस्पिरेंट लाइफ के बारे में, इन्होंने तैयारी कैसे की, जर्नी, स्ट्रैटेजी, एकेडमीज, रिसोर्सेज, हर चीज़ जो आपकी डाउट होती है उनसे उन सभी चीज़ों पे मनीष भाई से बात करेंगे इस पॉडकास्ट पे। और साथ ही अब तक हमने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उन सभी पॉडकास्ट पे जो आपकी कमेंट्स आ रही है वो हमें बेहद मोटिवेट कर रही है कि हम आगे ऐसे कई सारे टॉपर्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरव्यूज़ ले पाएँ। सो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए स्टार्टिंग में ही, तो ताकि हम लोग जब भी मनीष भाई से बात करें या आने वाले टॉपर्स से बात करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मनीष भाई, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो में। बहुत बहुत थैंक यू आशीष भाई। मनीष भाई, आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे बात करते हुए भी जब आप स्टोरी पे बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यार इस स्टोरी को रॉ रखना है हमको। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपकी जर्नी हमारी ऑडियंस को आप बता दें। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस जब आपकी जर्नी सुनेगी या जब भी कोई सिलेक्टेड टॉपर की जर्नी को कोई ऑडियंस सुनती है तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये जर्नी हमारी तरह ही है। क्योंकि हर एस्पिरेंट, जैसे आप 3-4 दिन पहले जब रिजल्ट नहीं आया तब उससे पहले आप भी एक एस्पिरेंट थे। अब जब आप सिलेक्ट हो चुके हो, अब आप एक ऑफिसर की कैटेगरी में, एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट की कैटेगरी में आ रहे हो। सो सबसे पहले आप अपनी जर्नी को हमारी ऑडियंस के सामने बताइए। मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म। मैंने मतलब जो मेरा नेटिव है हम्म। सीहोर के खजुरिया गांव से है बेसिकली। हम्म। लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई बचपन से लेकर अभी तक सुजालपुर में ही मामा जी के यहाँ पे हम्म। बचपन से मैं वहाँ पे रहा हूँ। ओके। और मैंने मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन है हम्म। भोगीपुर गांव से पूरी की। उसके बाद शिशु मंदिर से मैंने 10th तक स्कूल पास किया। हम्म। उसके बाद मेरे मामा ने मुझे पढ़ने के लिए इंदौर भेज दिया। ओके। उनको लगा कि शायद इंदौर में अच्छा करियर बना सकता है। हम्म। मैंने होलकर साइंस कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया। और ग्रेजुएशन के दौरान हम्म। लगा कि सिविल सर्विस वो है जो मैं करना चाहता हूँ। हम्म। और बस उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता गया। आज आपके सामने हूँ। ओके। अच्छा, जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से लेके अब तक की जर्नी क्या है कि यार प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया और कैसे आपने इस प्रिपरेशन से सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ आप आ पाए हो, वो जर्नी, वो स्टोरी क्या है। जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था मेरा हम्म। लगभग मई 2018 में मेरा कंप्लीट हुआ था। ओके। उसके बाद मैंने जून में कोचिंग स्टार्ट की और तब हम्म। से मैंने कंटिन्यू स्टार्ट की और लगभग 1.5 साल तक कोचिंग की। हम्म। कोचिंग के बाद हमारा नोटिफिकेशन आ गया था 2019 के एग्ज़ाम का। ओके। और हमने प्रीलिम्स दिया, हम्म। प्रीलिम्स पास भी हुए। फिर किस्मत ऐसे रही कि कोविड आ गया तो 1 साल का हम्म। गैप चला गया। फिर रिजर्वेशन के इशू के कारण 2-3 साल तक रिजल्ट ही नहीं आए। हम्म। इस बीच में 20 का प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, 21 का प्रीलिम्स हुआ, हाँ। 19 का मेंस भी हुआ, इंटरव्यू हम्म। कॉल भी हुआ। हम्म। लेकिन किसी का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो ओके। 18 से लेके 23 तक हम्म। एस्पिरेंट से एस्पिरेंट बने रहे। हम्म। और उसके बाद हाल ही में रिजल्ट आया तो आपके घर के बारे में बताइए, मतलब पापा क्या करते हैं, फैमिली सिचुएशन क्या है और कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी जॉइंट फैमिली है। हम्म। और मेरे माता जो पिताजी हैं वो खेती करते हैं। हम्म। और हम 3 भाई हैं। हम्म। और हम तीनों भाइयों का खर्चा चलाने के लिए पापा खेती के साथ कपड़े भी सिलते हैं। ओके। हालांकि अब उन्होंने बंद कर दिया है थोड़ा सा हम्म। इश्यूज़ में। बाकी हाँ, खेती और कपड़े सिलते थे। और मम्मी जो है वो गृहिणी है। हम्म। और अभी कुछ ही महीने पहले मेरे बड़े भैया वो जो घर से तैयारी करते थे हम्म। उनका भी रेलवे में सिलेक्शन हुआ है। ओके, वेरी नाइस यार।
राइट। और मुझे लगता है कि जब किसान की फैमिली से स्पेशली जब हम लोग लाइब्रेरी के अंदर भी मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं और जिनका बैकग्राउंड किसान, उनके पापा किसान है या खेती करते हैं, तो एक अलग आंख ज़रूर हमको उनके अंदर दिखती है, क्योंकि यार उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, जो गांव की सिचुएशन है, जो आपकी सराउंडिंग है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो। ऐसे ही हमारे पास में एक स्टूडेंट है, जुगल भाई उनका नाम है। वो कई बार लाइब्रेरी आते हैं और हम लोग जनरली बैठ के, अभी 2-3 दिन पहले वो लगे कि यार भैया मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, सोचा आपसे बात करता हूँ कि यार कैसे फोकस करें, कैसे पढ़ाई करें। तो उनका एक क्वेश्चन है कि यार हम लोग पढ़ाई में कंसिस्टेंटली मेहनत कैसे करें, क्योंकि आपने 5 साल तक वेट किया है। होता क्या है, स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करता है, वो 6 महीने, मान लो उसने 2 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, फिर एक लगता है कि यार एक ब्रेक ले लेता हूँ, जब वो एक ब्रेक लेता है तो 2-4 दिन 5 दिन का ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। आपने 5 साल इतनी एक टफ लाइफ देखी है, उसके अंदर आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी? आप सबसे पहले तो जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जब तैयारी करते हैं तभी उनको सोचना चाहिए कि जो जर्नी है ये हम्म। काफ़ी लंबी होने वाली है और हम्म। बहुत हार्ड जर्नी है। तो उनको हम्म। टाइम पहले से ही लेके चलना चाहिए कि मुझे 5 साल इसमें देना है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे एक एक्चुअल प्रोसेस जो होती है वो अ, 1 साल की तो कम से कम होती है। अगर आप हम्म। पास आउट भी होते हैं हर एग्ज़ाम में तब भी आपको 1-1.5 साल लग जाता है। हम्म। अगर एक बार किसी भी स्टेप में फेल हुए तो आपको फिर से शुरू करना है। तो राइट। आप 5 साल तो लेके चलिए, क्योंकि बीच में क्या होता है, हम सोच के आते हैं कि हम 1 साल में 2 साल में निकाल लेंगे, लेकिन जब नहीं होता है और टाइम हम्म। खींचता है, फिर घर वालों की हमसे उम्मीद होती है, तो वो राइट। 1-2 साल बाद फिर हम वो पीछे खींचने लगते हैं। हम्म। तो एक तो ये है कि हम पहले से ही हमारी जो प्लानिंग है उसको हम्म। इस तरह से रखें कि हमको बीच में फिर छोड़ने की नौबत ना आए। दूसरा फिर कंसिस्टेंसी की जो बात है, तो कंसिस्टेंसी नो डाउट टाइम लगता है इसमें, और हम्म। कंसिस्टेंसी बनती है कि अगर हम लगातार हमारी जो स्ट्रेंथ है हम्म। इनको इम्प्रूव करते रहें। अगर हमारा ओके। जो टेस्ट में रिजल्ट अच्छा आता है, हम्म। अगर जैसे मान लो क्या होता है कि कोई एस्पिरेंट्स है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो हम्म। वो ऑब्वियसली डिमोटिवेट होगा। लेकिन अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छा ग्रुप में है, उसके हम्म। दोस्त अच्छे हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं, तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनी रहेगी उसकी। मेरे जो राइट। दोस्त थे हम्म। लगभग हम 6-7 दोस्त थे, हम साथ रहते हम्म। थे सभी। मेरे को कभी मेरे दोस्त ने ये नहीं बोला कि तेरा नहीं होगा। हम्म। 5 साल लगे, उनका सिलेक्शन मेरे से पहले हो गया, चले गए सब वो। ओके। लेकिन वो मेरे से बोलते थे कि मनीष तेरा जब भी होगा लोग हमको भूल जाएंगे, हम्म। और फिलहाल तो ये हो रहा है। राइट। अभी आपकी रैंक 4 आई है, राइट? राइट। आपकी एज क्या है? अभी मेरी 24 है। 24 एज है, राइट। और 24 साल की एज कैसी होती है ना, कि यहाँ पे जनरली स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं और बाहर निकलते हैं कॉलेज से, और वो देखते हैं कि यार अब मुझे जॉब करना है, किस फील्ड में कैरियर बनाऊँ, किस फील्ड में कैरियर ना बनाऊँ। और आई थिंक कि आपको ये एडवांटेज मिला है कि कम एज में आप 24, एक ऐसी एज है जिसमें आपको यंग एज माना जाता है, जब आप कैरियर की शुरुआत ही करते हो, और उसी टाइम पे आप सिलेक्ट हो चुके हो। आई थिंक कि इसका एडवांटेज ये रहा होगा कि आपने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, हाँ। राइट? पहले स्टार्ट करने के एडवांटेज, और क्या एडवांटेजेस आपको लगते हैं? आ, सबसे पहले तो जो पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो हम दूसरे लोगों से आगे खड़े हो चुके हैं हम्म। ना। दूसरा फिर ये कि जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं हम्म। हमारा फ्रेश माइंड होता है। हम्म। मतलब हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो कर सकते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं उस समय। हम्म। तो जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं फ्रेश माइंड होता है, अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, और राइट। प्रेशर नहीं होता घर वालों का। अगर हम्म। हम जब 24 साल में स्टार्ट करते हैं तो फिर घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। राइट। और जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसमें हम्म। तो आप 24-25 साल के हुए तो आपसे बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें करेंगे वो। हम्म। शादी का प्रेशर आ जाता है। तो हम्म। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपसे उम्मीदें नहीं होती कम एज में, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हम्म। और जब आप जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी रिजल्ट मिलता है, हम्म। तो जो आपका करियर, फ्यूचर वाला करियर जो है वो काफ़ी आगे जा सकता है उसमें। राइट। जल्दी स्टार्ट करने के फ़ायदे तो ये सारे होते ही हैं। हाँ। और सेकंड, जो शादी का बता रहे हो कि हाँ। 24 साल की एज में जनरली शादी का प्रेशर आता है, सिलेक्शन के बाद रिश्ते रिश्ते आना चालू हो गए कि नहीं हुए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हमारे इसमें तो वैसे भी बचपन में शादी हो जाती थी, अब तो ओके। कम होती है। अब हम्म। नहीं, ना के बराबर होती है, लेकिन पहले तो मेरी एज तक तो पेरेंट बन जाते थे। राइट। मनीष भाई, आपने बताया कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, घर वाले में आपके पापा किसान हैं। मैं चाहूँगा आप गांव की लाइफ के बारे में थोड़ा और बताएं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी एस्पिरेंट जो हैं वो आपको टायर 3 टायर 4 सिटीज़ के मिलेंगे, मतलब एकदम गांव और तहसील लेवल के लोग मिलेंगे, जो MPPSC या गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तैयारी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एक वो भी होता है कि मेजोरिटी ऑफ दी एस्पिरेंट ना वो देखते हैं कि यार स्किल पे फोकस नहीं करते हैं, वो शुरुआत करते हैं कि यार हमको कहीं ना कहीं पे एक जॉब स्टेबिलिटी मिल जाए। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप गांव की लाइफ के बारे में बताएं, एस्पिरेंट जो लोग गांव से तैयारी कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, और गांव की लाइफ होती क्या है एक एस्पिरेंट की?
जो गांव के एस्पिरेंट्स हैं, हम्म। सबसे बड़ी बात उनके लिए कॉन्फिडेंस की कमी है। हम्म। मतलब जब मैं तैयारी करने आया था बाहर, हम्म। तब जो मेरे आसपास के थे, उनको हम्म। पता नहीं था कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। लेकिन जब तैयारी हम्म। के दौरान उनको पता चला कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने मुझको बोला ऐसा हम्म। कि ये अपना कप ऑफ टी नहीं है ये वाला। हम्म। ये उनका काम है जो पहले से सेटल्ड हैं या जो उस फील्ड में पहले से हैं। इसमें हम्म। पैसा लगता है सही। और पहचान लगती है, सही इसके बिना बात। काम नहीं होगा इसमें। हम्म। तो बहुत लोग खींचते हैं इसमें, तो वो कॉन्फिडेंस बच्चों में होता ही नहीं है। तो पहली बात तो बच्चे आई कमा मतलब बहुत कम लोग ऐसे आ पाते हैं उसमें। हम्म। दूसरा फिर ये कि जो गांव का माहौल है, वो हम्म। बहुत जल्दी वापस बच्चों को गांव की तरफ खींच लेता है। जैसे कोई ओके। बच्चा गांव से आता है कॉलेज करने, हम्म। कॉलेज करता है, उसके बाद 1 या 2 साल होता है उसके पास। हम्म। अगर वो 1 या 2 साल में कुछ अचीव कर लेता है, तब राइट। तो वो सर्वाइव कर लेगा। हम्म। अगर उसको 1 साल से ज़्यादा लगा, तो बिल्कुल उसको घर वाले उसको वापस खींच लेते हैं फिर। और हम्म। गांव की लाइफ में एक बार जाने के बाद आप जो बाहर के जो एक्सपीरियंस हैं, जो हम्म। चेंजेस हो रहे हैं, हम्म। वो बिल्कुल कट जाता है उससे। तो वहाँ से प्रिपरेशन करना, हम्म। उसके लिए एक तरह से जर्नी ख़त्म करने ऐसा है। और बहुत टफ भी हो जाता बहुत है। टफ हो जाता है, क्योंकि गांव में ऐसा नहीं है। अब जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो हम्म। माहौल नहीं मिलता है। हम्म। और अब जैसे सिविल सर्विसेज हैं, इसमें हम्म। इंटरव्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप राइट। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हम्म। बहुत इम्पेक्ट डालता है आपके नंबर्स पर। वो राइट। नंबर जो नंबर हैं, वो गांव के बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। हम्म। क्योंकि जब वो जाते हैं, तो उनको जो बोर्ड मेंबर हैं और जो दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं, जब उनको देखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, हम्म। तो उनको बहुत अंतर लगता है। तो वो बिल्कुल उनको पीछे खींचता है इसमें। राइट। कॉन्फिडेंस एक मुझे ये भी लगता है कि यार गांव के बच्चे जब इवन मेरी भी अपब्रिंगिंग स्टार्टिंग की काफ़ी हद तक मैं गांव में ही मैंने अपना समय बिताया। उसके बाद फिर एक तहसील पे टायर 3 सिटी में मैंने अपना समय दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार गांव में कॉन्फिडेंस की कमी होने का कारण ये है कि आपको रिसोर्सेज और वो माहौल मेजरली नहीं मिल नहीं पाता, मिलता है। क्योंकि आप उस एक लिमिटेड सर्कल के अंदर ही रहते हो। तो वो सर्कल जब तोड़ के आप बाहर आते हो किसी दूसरे शहर में, फिर वहाँ आप देखते हो कि यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ के लोगों के सोचने का तरीका अलग है, यहाँ के पास रिसोर्सेज यहाँ पे बढ़ जाते हैं आपको। जैसे इंटरनेट, आज तो खैर हर जगह पे इंटरनेट आ चुका है, लेकिन जब आज से 4-5 साल पहले 2018 के पहले की बात करोगे तो हाँ, गांव में ढंग से इंटरनेट भी नहीं आता था, और उस स्टेज पे तैयारी स्टार्ट करने के बारे में सोचना भी एक चैलेंज है। राइट। एक्सपोजर भी नहीं है ना गांव में। हम्म। यहाँ पे लोग जब जाते हैं, तो उनको इजीली सिविल जो सर्वेंट मिल जाते हैं। आप यहाँ हाँ। पे इंदौर सिटी में है, हम्म। आपको आईएएस, आईपीएस, डिप्टी हम्म। कलेक्टर इजीली अवेलेबल हैं, आप मिल सकते हैं। सही लेकिन बात है। गांव का जो लोग बाहर निकलते हैं, दिखते ही हम्म। नहीं उनको आसपास। सही। इवन जब वो किसी काम से जब जाते भी उनके पास, तो बहुत गैप है उनके बीच में। राइट। तो वो उनको लगता है कि यार ये अलग ही है, हम्म। ये किसी अलग प्लानट से है, ये हम नहीं कर सकते। तो हाँ। वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है उनके लिए। जब हम्म। उनको एक्सपोजर मिलेगा, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये हम भी कर सकते हैं। राइट। और मुझे लगता है कि इसकी ये गैप ख़त्म भी होना चाहिए, हाँ। क्योंकि जनरली क्या होता है गांव में, मैंने भी जब पहली बार अपने डिप्टी कलेक्टर से बात किया था, पहले डिप्टी कलेक्टर से, तो मेरी बात हुई थी संपदा सराफ मैम से। 2016 टॉपर है वो, है ना। हाँ हाँ। तो उनसे जब मेरा 16-17 टॉपर है शायद। 17 साल। हाँ 17। तो मेरा जब उनसे बात हुआ था, तो मेरा खुद का, जब मैंने पहली बार उनको कॉल कनेक्ट किया, तो मैंने उनको इंस्टाग्राम लाइव सेशन पे इनवाइट किया था। पहले कॉल पे मेरे को भी ऐसा लगा था कि यार मैं बहुत किसी बड़े इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल। जैसे ही मेरा कॉल स्टार्ट हुआ, 5 सेकेंड 10 सेकेंड की वो बात हुई, और इतना कंफर्ट आ गया था उनसे बात करके, ऐसा लगा कि हाँ यार मैं अपने जैसे ही किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। और वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो जाता है आपका। वही ना, एक्सपोजर नहीं है गांव वालों के लोगों के पास। हम्म। तो क्या उनको लगता है कि यार ये वो हम अलग अलग हैं इनसे, और इनके पास कुछ अलग चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं। तो राइट। वो फिर क्या है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डाउन आया, हम्म। ट्राई नहीं करते हैं फिर वो। तो राइट। फिर वही जो साइकिल है वो चलती रहती है फिर। राइट। आपकी टिप क्या होगी किसी ऐसे बच्चे के लिए जो इस वक्त किसी गांव में बैठा है, किसी छोटे शहर में बैठा है, इंदौर नहीं आ पा रहा है, किसी बड़े शहर में नहीं जा पा रहा है, तो वो वहाँ रह करके कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकता है, और उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए वहाँ बैठ कर? उसको यही है कि पहले बड़ा सोचें, हम्म। और अपने जो भी उसने गोल बनाया है, हम्म। सिविल सर्विस ही नहीं और कुछ भी हो सकता है इसके लिए, हम्म। बस उसके लिए ट्राई करते रहे। वो गांव की जर्नी के पीछे खींचती है, लेकिन उसको ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको ही प्रयास करने पड़ेंगे। वो राइट। अपनी किस्मत खुद ही ले सकता है वहाँ से। अल्टीमेटली ये कि आपको उस जो भी काम या जो भी चीज़ आप सोचते हो अपनी लाइफ के लिए, कैरियर गोल्स बनाते हो, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालना स्टार्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उस पर काम करना स्टार्ट करना होगा। राइट। जॉब स्टेबिलिटी गांव में बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। एक स्टेबिलिटी आने में सम्मान बढ़ जाता है। राइट। सम्मान बढ़ जाता है उसमें। सही है। अच्छा, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्या स्ट्रैटेजी से स्टार्ट किया कि यार मेरे को इतने टाइम में पढ़ूंगा तो मैं इतना पढ़ पाऊंगा, कितने टाइम में मैं कितने कोर्स को कंप्लीट कर पाऊंगा, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी, कैसे स्टार्ट किया? बिल्कुल, जो सिविल सर्विस है इसको मतलब निकालने का
पढ़ना एकमात्र तरीका नहीं कि हम निकाल सकते हैं, पढ़ के कोई नहीं बन सकता इसको। आपको स्ट्रेटेजी निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आप चाहे कितना ही पढ़ लो, आप सिलेबस को पूरा एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी आपको, और स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं बनती। जब मैंने सोचा कि मैं इसकी तैयारी करूँगा, तो बस मैंने तैयारी शुरू कर दी। उस टाइम मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा। बस मैंने कोचिंग की उसमें, और 1 साल तक मैंने पहले पढ़ा उसको, सिलेबस को पढ़ा। बहुत सारी चीज़ छूट गई थी उसमें भी, मैं पढ़ नहीं पाया था उसमें। और बस उसके बाद जब सेल्फ स्टडी करने की बारी आई, कोचिंग ख़त्म हुई, तब फिर मैंने मेरी स्ट्रेटजी बनाई। मैंने पहले देखा कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, और इसमें से मैं क्या याद जो मेरे को समझ में आ चुका है। उसके बाद मैंने देखा, सोचा, मतलब जो भी मेरे सिलेबस में था कि ये सब्जेक्ट मेरे कमज़ोर हैं, पहले मैंने उस पर काम किया, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। ऐसे करके मैंने पहले मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। और उसके बाद जब मैं तैयारी कर रहा था कोचिंग, उसमें मैं टेस्ट लिखता था, क्लास टेस्ट। तो मेरे टेस्ट पूरे नहीं होते थे, मतलब पेपर छूटता था। कॉन्फिडेंस भी कम था कि अभी पेपर छूट रहा है, एग्ज़ाम में तो छूटेगा ही छूटेगा, तो कैसे होगा इसमें। तो उसके बाद फिर मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किए, लगातार टेस्ट दिए, मतलब लगभग मैंने 2 साल तक लगातार टेस्ट दिए। तो मेरा 1 साल तक पेपर भी पूरा नहीं हुआ। फिर 1 साल के बाद धीरे 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 एक एक क्वेश्चन बढ़ाते बढ़ाते मैंने पेपर पूरा किया। फिर उसका जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा पेपर पूरा होने लगा, फिर उसके बाद मैंने उसमें वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कैसे मेरा नंबर बढ़ा सकता हूँ। हालांकि इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको हम अप्लाई करें टेस्ट के थ्रू। अगर ये हमने स्ट्रेटेजी अपनाई और इसमें हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर कुछ चेंज आया, हमको लगा कि नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो करके देखो उसको, और अगर उसमें हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, छोड़ दो उसको। ऐसे धीरे 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 सीखते 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 एक स्ट्रेटेजी बनाई, और उसी को मैं लगातार करता गया, और उसी का परिणाम मुझे मिला है। राइट। आपसे बात करके ना मुझे लग रहा है आप बहुत, मतलब जितनी भी बात हमारे बीच में हुई है ऑफ द कैमराज भी, मेरे को एक ही फील आया कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल है। हाँ राइट। और ये हम्बलनेस थैंक यू। ये हम्बलनेस मुझे लगता है कि जब आप स्मॉल सिटी से आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जीन में आ जाती है, क्योंकि आपने गांव में ना आप लोग मदद करना स्टार्टिंग से ही हम लोग सीख जाते हैं कि यार पड़ोसी की मदद हम लोग डे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे भाईचारा थोड़ा ज़्यादा होता है, फैमिली बहुत बड़ी होती है गांव में, मतलब जो आपका मोहल्ला है वो पूरी आपकी फैमिली होती है। और मैं क्या मामा कह रहा हूँ बचपन से, तो अपने यहाँ माना जाता है कि जो मामा का गांव है आपका, वो पूरा आपके मामा है, सब आपके मामा है। आप वहाँ पे आप चाहे जानते हो या नहीं जानते हो, सब आपके मामा है। राइट। तो वहाँ पे आपको सबसे ही आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं हम्बलनेस वहीं से आपके अंदर आ जाती है। राइट। अच्छा, जब आपने ये रिजल्ट आया उस वक्त आप कहाँ थे, इंदौर या गांव में? मैं इंदौर में था। इंदौर में थे। उसके बाद रिजल्ट के बाद में आप घर गए हो अभी तक? हाँ गया, बिल्कुल गया। ओके, कैसा क्या माहौल चेंज हुआ? बिल्कुल एकदम चेंज। मतलब मैंने पता था कि सिविल सर्विस में प्रतिष्ठा है, और जब भी मिलेगी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पे, मुझको मतलब यकीन करने में 2 दिन लगे उस बात को। अच्छा। मैंने सोचा था कि मैं गांव जाऊंगा और बिल्कुल हाँ ढोल बजेंगे, लेकिन ठीक है घर वाले आएंगे, क्योंकि मैं कलेक्टर बनाऊँ तो मेरे लिए, अपने फैमिली के लिए, बाकी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। लेकिन मैं गया तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, वहीं से मेरे को पिक किया गया। और वहाँ से जैसे कोई नेता चुनाव जीत के आता है, बिल्कुल मेरा पूरे गांव में, मेरे गांव में बचपन से नहीं रहा हूँ, तो वहाँ मुझे जानते ही बहुत कम लोग हैं। लेकिन जब मैं गांव पहुँचा तो पूरा गांव देखने के लिए बाहर आया था, और मेरे को मेरे घर तक जाने में 3 से 4 घंटे लगे। गजब। राइट। और मेरे ख्याल से ना ये जब आप कोई ऐसी उपलब्धि, जब आप कोई ऐसा अचीवमेंट लाते हो कि जैसे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इसमें कि यार गांव का लड़का कलेक्टर बना है, तो एक वो रहता है ना कि पूरे गांव में एक एक्साइटमेंट आ जाता है। अब पता है ऐसा क्या होता है कि जब भी किसी गांव से कोई बंदा अगर सिलेक्ट होकर निकला है, तो वहाँ पे गांव के सारे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं कि यार एक बच्चा जो हमारे बीच में से निकला है, तो यार हम भी ये चीज़ बन सकते हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। राइट। वही ना बात एक्सपोजर की है। अब उनको लगा कि हमारे बीच से कोई निकल गया है, और उन्हें देखा कि अपने ही गांव का था, हमारे बीच का ही था, तो फिर वो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने, मतलब अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो कम से कम उसको पीछे नहीं खींचेंगे वो। उनको लगा कि हाँ इसने किया है तो हम भी कर सकते हैं। बहुत एक्साइटमेंट उनके, मतलब मेरी आंखों में कोई विश्वास नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूँ। राइट। पापा का क्या फील था? क्योंकि जब आप पापा मम्मी से मिलोगे ऑफ कोर्स एक बहुत स्पेशल फील होगा कि यार हमारा जो लड़का है वो नाम करके आया है, सफल होके आया है, तो उनका क्या फील था? मैंने थोड़े दिन पहले पापा से बात की थी। मैं एक्चुअली मैं तो 2-4 दिन पहले घर गया था, तो पापा ने पूछा कि क्या चल रहा है, मतलब वो कभी रिजल्ट का नहीं पूछते मेरे से। तो मैंने बोला कि बस अभी प्रिपरेशन चल रही है और रिजल्ट आ सकता है कभी भी आ जाएगा। बोले हाँ हाँ ठीक है कोई इशू नहीं, करते रहो। फिर मैं जब यहाँ पे था रिजल्ट आया,
तो मैंने देखा, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि हो गया है, तब फाइनली कि हाँ हो गया अपना। तो मैंने पापा को फ़ोन लगा, तो मैंने पापा से बोला कि पापा हो गया। तो समझ नहीं पाया क्या हो गया। तो मैंने बोला पापा रिजल्ट आ गया, मैं निकल गया। तो उनको पता नहीं है कि मतलब मैं क्या था, मतलब क्या की तैयारी कर रहा था, ज़्यादा उनको इतना पता नहीं था। उनको लगा कि सरकारी नौकरी है, तो बोले हाँ ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, घर आना। फिर उसके बाद जब उनके पास फ़ोन आने लगे पापा के पास, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा काम हुआ है। आप शॉक्ड हो गए थे पूरे। पर ये होता भी है ना कि यार जब जब मैंने भी स्टार्टिंग में MPPSC की मैंने स्टार्ट किया था MPSI से। तो घर वालों को पता था पुलिस की तैयारी कर रहा है। फिर मैं धीरे धीरे MPPSC पे मूव कर गया क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था जब मैं 16 साल का था, 2016 के अंदर। तो 2017 तक मेरा SI का ख़त्म हो गया था पूरा कोर्स। 18 तक आते आते 18 एंड तक मैंने MPPSC का पूरा ख़त्म कर दिया था, तब मैं 18 साल का था। और फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को 2021 में मैं 21 साल का होऊंगा, तब मेरा अटेम्प्ट है, तब मैं करूँगा। तो फिर भी मेरे पास टाइम था, मैंने UPSC स्टार्ट कर दिया। थ्रू आउट द जर्नी जैसे जैसे मैंने अपनी एग्ज़ाम के सिलेबस ख़त्म करके एक अपग्रेड किया खुद को MPSI से UPSC तक, मेरी फैमिली को लगता था कि यार हमारा लड़का सिर्फ पुलिस की पढ़ाई कर रहा है। और घर जाते थे तो ये लगता था कि यार और कैसे चल रही है पढ़ाई, अच्छा हमारा बेटा पुलिस वाला बनेगा। कोई पूछता है तो भी लगता है कि यार पापा से भी कोई पूछेगा कि क्या तैयारी करता है लड़का, तो बोलते हैं पुलिस वाला बनेगा। और ये अवेयरनेस बहुत कम होती है गाँव में, स्पेशली पेरेंट्स को। बिल्कुल राइट। तो और मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए अपनी एग्ज़ाम के बारे में। उनको फॉर्मेट समझाना चाहिए कि इसमें कितना प्रेशर है, कितने चांसेस है सफल होने के, कितना टाइम लगता है इसके अंदर। तो ये प्रोसेस आई थिंक पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसलिए बोलता हूँ, जब भी मैं तो पूछता है कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसको यही गाइड करता हूँ कि तू अपने पहले सबसे घर पे बात करो, और अपने पापा से खास करके बात करो कि मेरे को इसमें 5 साल तो कम से कम लगेंगे। मैं अगर पास भी हो गया तो ही 5 साल लगेंगे। और उसके बाद भी उनको ये बोल के आना है कि श्योरिटी इसमें नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब गांव का बच्चा, या गांव से मतलब नहीं, कोई बच्चा अगर जब मिडिल क्लास फैमिली से कोई बच्चा होगा, जब वो बोलता है पापा से, क्योंकि नॉर्मली बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ता है, अच्छे परसेंटेज होते हैं, राइट, बहुत उम्मीदें होती है, बाहर भेजते हैं बच्चों को। 2-3 साल तक जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि क्या हुआ, फिर वो समझ नहीं पाते। तो जो गैप बनता है ना, फिर बच्चे को भी पीछे खींचता है वो, और पेरेंट्स को भी। तो बिल्कुल, अब आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको बिल्कुल बात करनी चाहिए, और समझाना चाहिए कि इसकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या प्रोसेस है, और कितना टाइम लग सकता है, और कितनी इसमें श्योरिटी है, ताकि दोनों वो, क्योंकि पोस्ट लिमिटेड है, 200-400 हर साल आती है, लाखों लोग बाहर होते हैं हर बार। तो बिल्कुल बात करनी चाहिए इसमें, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। लंबी जर्नी है, और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। राइट। अच्छा, डीमोटिवेट कभी आप हुए हो अपनी इस पूरी जर्नी में कि यार इतना टाइम हो गया है, किस मोमेंट पे आप एकदम डिमोटिवेट हो चुके हो या टूट चुके हो, और उससे बाहर कैसे आए फिर आप? शुरुआत में तो मैं तैयारी कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ठीक है 1-2 साल की बात है, अपन कर लेंगे इसको, हाँ, और ख़त्म। तो मेरा 19 का प्रीलिम्स हुआ, अच्छा रहा प्रीलिम्स मेरा, और फिर कोविड आ गया, हम घर चले गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, 1.5 से 2 साल हो गए। थोड़ी सी फैमिली कंडीशन ख़राब होने लगी, मेरे बड़े भैया घर पे थे, हम तीनों भाई थे, पापा थोड़े से हेल्थ इश्यूज उनको आए, तो थोड़ी सी अनबन सी होने लगी घर पे। तो फिर मैं आया जब वापस इंदौर, शायद जून 22 के आसपास। तो मैंने पापा से, एक दिन मैं परेशान हो गया पूरी तरह से, पापा को फ़ोन लगाया कि पापा बस अब बहुत हो गया, अब मैं छोड़ रहा हूँ तैयारी करना, और अब ख़त्म करते इसको, और मैं जॉब कर रहा हूँ। पापा ने बोला कि हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़, जॉब तो फिर करना ही है अल्टीमेटली, 2 साल बाद 3 साल बाद तो करना ही है तेरे को, तो अब इतना हमने झेला है और झेल लेंगे। और उन्होंने बोला कि ये कुछ टाइम की बात है, मतलब ये जो अभी लग रहा है कि अभी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तूने 3 साल दिए उस बात को। तो उनने बहुत सपोर्ट करा मेरे को उस टाइम पे, क्योंकि मैं शायद घर निकल जाता। पापा ही नहीं, मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, मतलब जब उनको पता चला कि मैं ऐसी ऐसी बात, मतलब मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि छोड़ दूँ मैं उनको, तो पहले तो डांटा उन्होंने कि तेरे लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो करना है तेरे को। बहुत सपोर्ट करा उन्होंने, और घर वालों का सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप डिमोटिवेट होगे तो आपको आगे वहाँ से वही बढ़ाएंगे। राइट। और एक चीज़ ये भी है, जैसे प्रशांत भाई के साथ भी पॉडकास्ट में हमारी यही बात हो रही थी पापा के बारे में, फैमिली की इंपॉर्टेंस के बारे में। एंड आई थिंक कि एस्पिरेंट को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप डीमोटिवेट होते हो, या जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि यार मुझे पढ़ाई से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आपको कंसल्ट एक बार एटलीस्ट अपनी फैमिली से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा।
राइट। और जो डिमोटिवेट होते हैं ना, इसका एक फ्रेंड सर्कल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना, तो बिल्कुल आप आगे निकल जाओगे आप। मैं मतलब यहाँ पे अगर 5 साल रहा हूँ ना, तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे। मतलब मैं चला जाता यहाँ से बीच में, फिर भी चला जाता, लेकिन उन्होंने बहुत विश्वास रखा। मतलब उनका विश्वास था कि तू बस कर, तू बस एग्ज़ाम दे के आ, मत पढ़, तेरा हो जाएगा। तो सही है। दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। राइट। अच्छा, इंदौर की लाइफ के बारे में बताओ, हाँ, क्योंकि इंदौर में इतने लंबे समय रहे हो। भंवरकुआ की चकाचौंध भी है, बिल्कुल। भंवरकुआ की लाइब्रेरीज के अंदर शांति भी है, भंवरकुआ के रूम कंजस्टेड भी हैं, और वहाँ पे सरवाइव करना भी एक मुश्किल होता है, क्योंकि गांव में तो पूरा खुला आसमान है, पूरा खुला खुला है, और यहाँ भंवरकुआ में इंदौर के लाइफ के बारे में कुछ शेयर करो। इंदौर में जब मैं शुरू में आया था, हम नंदा नगर रहते थे। नंदा नगर दूर है यहाँ से, तो हाँ। वो माहौल था कि हाँ, हम वही हमारे शुआलपुर में रह रहे हैं, हाँ। सेम माहौल था। ठीक है। लेकिन फिर मेरे जो भैया थे, हम साथ में रहते थे, उनने बोला कि तुम यहाँ पे रह के इंदौर के नहीं बन पाओगे, तुमको इंदौर का बनना है, तुमको तैयारी करनी है, तो भंवरकुआ जाना पड़ेगा। राइट। तो मैं 2017 में हम फिर भंवरकुआ शिफ्ट हो गए। भंवरकुआ की लाइफ आप दो तरह से देख सकते हैं उसको। कुछ लोग बोलते हैं कि चकाचौंध है और सब कुछ है जो बिगाड़ सकती है बच्चे को, और सोचते हैं कि अगर यहाँ फंस गए आप, तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। सही बात। लेकिन दूसरा पहलू भी है इसका। भंवरकुआ ऐसा मतलब है कि आप जब भी बाहर निकलोगे, आपको स्टूडेंट दिखेंगे, आपसे खराब, आपसे अच्छे पढ़ने वाले, आपसे खराब पढ़ने वाले। आप क्या देखते हो वहाँ पे? राइट। आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे। आपने अगर अच्छी चीज़ ढूंढी वहाँ पे, तो बिल्कुल आपको सही मोटिवेशन भी मिलेगा, सही गाइडेंस भी मिलेगा, और अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। राइट। बिल्कुल सही है। और मैंने कहीं पे एक पढ़ा था, किसी एस्पिरेंट के किसी पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि यार भंवरकुआ से तो घर चला गया, लेकिन भंवरकुआ मेरे अंदर से नहीं गया। नहीं जाता है वो। काइंड ऑफ वैसी चीज़ है कि आप भंवरकुआ पे क्या देखते हो, उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप भंवरकुआ पे देख रहे हो कि यार वो चकाचौंध वाला माहौल दिख रहे हो, तो आपको वो दिखेगा। अगर भंवरकुआ पे वो दिख रहे हो कि हाँ, मुझे कंपटीशन दिख रहा है कि यार जो 2 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम हॉल में उस एग्ज़ाम हॉल में पेपर का अटेम्प्ट करेंगे, ये वही लोग हैं जो मेरे आसपास चल रहे हैं, और मुझे यहीं से सिक्योर करना है अपनी रैंक, अपनी पोस्ट, अपना सिलेक्शन। तो फिर एक मोटिवेशन भी आपको यहाँ से इसी माहौल से मिल जाता है। सही है ना, वो भंवरकुआ पे, क्योंकि ये क्रीम है। पूरे MPPSC एस्पिरेंट जो पूरे MP में है, उसका क्रीम आपको भंवरकुआ पे मिलेगा। राइट। आपने अगर भंवरकुआ पे फाइट कर लिया, आप जीत जाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय, तो हमारे सर थे, टीचर अथर्व तिवारी सर, उनने क्लास में बोला कि तुमको तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ है, आप भंवरकुआ पे जाओ, किसी भी कोचिंग में टेस्ट दो, अगर आप वहाँ के टॉप 10 में हो, आप निकल जाओगे। क्योंकि जो भंवरकुआ पे तैयारी कर रहे हैं वो बेस्ट है, मतलब एक तरह से, क्योंकि यहाँ जो वो तैयारी कर रहे हैं वो अपने 100% दे रहे हैं, और उनसे शायद ही कोई बेहतर तैयारी कर रहा होगा MPPSC के लिए। तो अगर आप किसी भी कोचिंग की किसी भी टेस्ट में टॉप 10 में आ रहे हो, तो आप कर जाओगे उसमें, क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन ये है। और दूसरी बात ये कि जो एग्ज़ाम है, इसमें आपको कोई कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, आपको बस दूसरों से आगे आना है। अगर आप 100 में से आप शुरू के 10 में हो, आप निकल जाओगे। राइट। बिल्कुल, आप बस भंवरकुआ में अगर आपने वो कंपटीशन देखा, आपने देखा कि मैं मेरे कॉम्पिटिटर से क्या सीख सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। जैसे जब मैं आकार से कोचिंग कर रहा था, तो वहाँ पे शुरुआत में टेस्ट इतने होते नहीं थे जब मेरी बैच थी वहाँ पे, और वो पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी राइटिंग स्किल उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब हालांकि लिखता था मैं आंसर, लेकिन पैराग्राफ में वो लंबे लंबे आंसर। फिर मैंने बाहर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और मैं जब लिखा वहाँ पे, बाहर देखे कॉपी, बहुत शॉर्ट में सिनॉप्सिस, डायग्राम, फोटो, सुंदर राइटिंग। जब मैंने वो देखा, तब लगा कि एक्चुअल में चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो सीखने की बची है अभी। तो अगर आप भंवरकुआ पे सही चीज़ सीखते हो, तो बिल्कुल आपको वो सब कुछ है यहाँ पे जो आपको सपना पूरा करने के लिए ज़रूरी है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। राइट। और अथर्व तिवारी सर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, हाँ। मैंने बहुत नाम सुना है सर का। आकार इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी बहुत नाम है, और सर का भी, क्योंकि बच्चों के साथ जो उनका कनेक्शन है वो दिखता है। हर बच्चा आके बोलता है तो जुबान पे हर इंसान के अथर्व तिवारी सर का नाम है। आई जेन्युइनली वांट हिम कि मैं चाहता हूँ उन्हें भी इनवाइट करना इस शो के लिए, ताकि हम उनके नज़रिए से वो MPPSC एस्पिरेंट को कैसे देखते हैं, उनके नज़रिए से एग्ज़ाम कैसी दिखती है, मैं वो चीज़ें उनसे जानना चाहता हूँ। आई एम श्योर मैं उनको बहुत जल्द इन्वाइट करूँगा इस शो के लिए। बिल्कुल, बहुत सही, मतलब जितने भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं ना, बहुत सही रहेगा उनके। अच्छा, आपकी एकेडमी के बारे में बताओ कि कौन से एकेडमी से आपने पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें एक चीज़ ये भी है कि यार टॉपर्स के फोटो ना हर एकेडमी पे दिखने लग जाते हैं, हाँ, है ना। तो बिल्कुल। अब
एक तो मीम चल जाता है कि यार टॉपर बिक गए, टॉपर खरीद रहे हैं एकेडमीज वाले, है ना, वो बहुत ज़्यादा मीम अभी चलना स्टार्ट हो चुका था। उसकी रियलिटी क्या है कि यार 10 कोचिंग से पढ़ाई की हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और 10 कोचिंग वाले ने फोटो डाला हुआ है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आपको क्या लगता है बीइंग अ रैंकर, क्योंकि आप रैंक 4 पे हो? बिल्कुल अच्छा प्रश्न था ये, क्योंकि मैं चाह रहा था इसे बात हो, क्योंकि जब से ये रिजल्ट आया है और बहुत लोग से मेरी बात हुई है, तो बोलते हैं कि आप भी बदल गए। आप तो कहते थे कि आपका फ़ोटो नहीं आएगा, लेकिन सब जगह आपका फ़ोटो है। देखिए होता क्या है कि मैंने तैयारी, जो मेरी कोचिंग थी आकर आई से, मैंने ग्रेजुएशन मतलब जो मेरी तैयारी थी मैंने कंप्लीट की, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। लेकिन वहाँ के ही टीचर ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम अब टेस्ट बाहर दो, क्योंकि तुमने यहाँ से पढ़ा है और तुमको यहाँ के क्वेश्चन तो पता है, तो तुम नया कुछ नहीं सीखोगे। तो मैं बाहर गया। अब जब बाहर जाऊँगा मैं, तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में फ़ोटोज़ भी लेंगे, नाम भी लेंगे आपका, और लेना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो वो लेते हैं। और हुआ क्या है इस बैच के साथ कि 2018 से बैच चल रही है, 2018 से 2023 5 साल। तो बच्चा चाहता है कि मैंने इस कोचिंग से टेस्ट दिए, अब मैं दूसरी टेस्ट मतलब कोचिंग में दूँ, ताकि कुछ नया सीखूँ। तो वो क्या करता है, ऐसे घूमते 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 3-4 कोचिंग में उसके फ़ोटोज़ नाम सब चले आते हैं। बिल्कुल सभी कोचिंग में अच्छे टीचर्स हैं और वो बहुत गाइड करते हैं। मैंने आकार से ज़रूर पढ़ा, लेकिन दूसरी कोचिंग के जो भी टीचर थे, बहुत सपोर्ट मिला उनको, मतलब उनका बहुत सपोर्ट मेरे को मिलता रहा वहाँ पे। तो इसीलिए जब उनका फ़ोटोज़ नाम होते हैं, तो फिर बाद में वो आता है। राइट। और मैं मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फ़ोटोज़ को देख के ना जाएँ। जब भी आप किसी भी आपको तैयारी करनी है, आपको लगता है कि ये एकेडमी अच्छी है, तो आप डेमो लें उसका। राइट। आप पता करें कि वहाँ की फैकल्टीज़ कौन सी है, और वो फैकल्टी का सिलेबस पूरा कर रही है। आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उस टाइम देखें कि अभी कंडीशन क्या है। हो सकता है मैंने जिस टाइम जहाँ से जो कोचिंग की हो, आज वहाँ पे वो फैकल्टी हो ही ना, वो किसी दूसरी कोचिंग में जा चुकी हो। तो वो किसी टॉपर को देख के ना जाए। और अब क्या है, टॉपर्स के साथ तो होता है कि अब उन्होंने तो कोचिंग की थी, और अब वो टीचर्स बिल्कुल उनका साथ उनको मिला है, तो अगर वो फ़ोटो यूज़ करते तो उनको मना नहीं कर सकते। राइट। तो क्योंकि आप वहाँ से पढ़े हो, पढ़े जनरली हैं आपने बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो पार्ट किया उस है। एकेडमी से लिया है, राइट? मैंने ही एक कोचिंग से कोचिंग की है, और कम से कम 3 कोचिंग से मैंने टेस्ट सीरीज की है। इसके अलावा कम से कम 5 कोचिंग मैंने मॉक इंटरव्यू दिए। ओके। इसीलिए टॉपर्स इसीलिए के जो फोटोज़ है वो अलग अलग सभी के साथ होता है ये। अलग अलग एकेडमीज के साथ होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? मनीष भाई, अब मैं चाहूँगा हम लोग स्ट्रैटेजीज पे थोड़ी सी बात करें। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हम इसको 3 कैटेगरी में 1 बाय 1 बात करेंगे, है ना? तो हम लोग सबसे पहले प्रीलिम्स से बात करेंगे। आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, और कैसे आपने प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू किया? प्रीलिम्स की तैयारी 2 तरीके से होती है। सबसे पहले तो जब आप अपनी सबसे पहली प्रीलिम्स दें, सबसे जो पहली वाली प्रीलिम्स है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वो आपको आने वाली 3 प्रीलिम्स तक, 3 से 4 जो भी आप देने वाले हैं, उसके लिए बेस बनाएगी वो। ओके। आप जब पहली प्रीलिम्स दें, तो कम से कम 2 से 3 महीने तक फुल डेडिकेटेड ओनली प्रीलिम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। और प्रीलिम्स में नोट्स का इतना है, मतलब हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन हालांकि जैसे अभी जो नया सिलेबस है, इसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आप बहुत कम में तैयार कर सकते हैं और बहुत नंबर मिलते हैं उनमें। जैसे आपका एमपी सब्जेक्ट है, एमपी के क्वेश्चन नॉर्मली जो पिछले 3-4 साल से आ रहे हैं, 100 में से 33-35 क्वेश्चंस, अगर आपकी एमपी पे अच्छी कमांड है, तो आप आसानी से 35-40 क्वेश्चन कवर करते हैं। बाद में फिर जो बचा हुआ पोर्शन है 70 क्वेश्चन का, उसमें से आप आधे भी कर लेंगे तो आप कट ऑफ के आसपास पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी ऐसे बनाएं कि वो सब्जेक्ट जो कम तैयारी में हमको ज़्यादा मार्क्स देते हैं, जैसे कि एमपी हो गया, यूनिट 10 हो गया, यूनिट 7 हो गया। उसके बाद जो हमारा कोर जीएस है, उसका मतलब प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से का इतना इंपॉर्टेंस नहीं उसमें, मतलब आप उसको कम भी करेंगे तो आप कम चल जाता है। और प्रीलिम्स की दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं, और वो कभी बाहर नहीं करते हैं, मतलब उन क्वेश्चन के कारण कोई बाहर नहीं होता है। और एक चीज़ इसमें प्रीलिम्स में होती है कि प्रीलिम्स का लेवल अप डाउन होता रहता है। जैसे जब 19 का हमारा प्रीलिम्स हुआ था, तो मॉडरेट लेवल पे था, ओके, तो उस टाइम कट ऑफ हाई गया उसका। और जब 20 का प्रीलिम्स आया, तो उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ गया उसका। राइट। तो एस्पिरेंट जब प्रीलिम्स देते हैं, उस टाइम पे वहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि पेपर टफ है, मेरा नहीं होगा। आप उस टाइम पे अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, तो चाहे आपको 60 नंबर आ रहे हो, आपका कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। वो है। दूसरा फिर अब ये है कि जो हमारा नया सिलेबस है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस काफ़ी इंटीग्रेटेड हो गया है, यूनिट वाइज है। और जो आपके प्रीलिम्स में सिलेबस में जो दे रखा है, वो आपके मेंस में भी है। तो आप जब भी आप मेंस भी पढ़ेंगे, तो आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो जाएगा। और जब भी आप मेंस पढ़ रहे हैं, आपका मेंस हो गया है, तो आप बिल्कुल मेंस को फोकस करके पढ़ते रहें,
दूसरा जब आपका बाद वाला प्री आता है पहले प्री के बाद, तो आप नो डाउट 30-35 दिन पर्याप्त है, आप उसमें अगर डेडिकेट तैयारी करेंगे आपका निकल जाएगा। बाद वाला भी मतलब सेकेंड अटेम्प्ट का? सेकंड अटेम्प्ट वाला, बिल्कुल। राइट। मेंस की स्ट्रेटजी भी आते हैं, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे आपने बताया मेंस में आपके सबसे हाईएस्ट स्कोर जी, है जी। है ना? तो मेंस में आपका स्कोर कितना रहा है पहले वो बता दीजिएगा। और मेंस की स्ट्रैटेजी कैसे, आप हिंदी मीडियम के होते हुए भी आपने मेंस में हाईएस्ट स्कोर पाया है? मेरे मेंस में 808 नंबर है, वो ओके। सबसे ज़्यादा नंबर है इसमें। मेंस इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वो एक ही चीज़ आपको दिला सकती है, मेंस। ओके। अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। आपका जो रैंक है हो सकता है वो इंटरव्यू से डिसाइड हो, लेकिन आपका सिलेक्शन मेंस के बिना तो नहीं होगा। तो मेंस के लिए सबसे पहले आप, अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल किसी टीचर से पढ़ें और किसी संस्थान से पढ़ लें, क्योंकि क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है। आप खुद से पढ़ेंगे आपको टाइम लग सकता है उसमें, या आप हो सकता है आप उसको समझ ना पाएँ ठीक से। अगर, और अब तो इतने रिसोर्सेज हैं कि आप बहुत कम कीमत में या कम टाइम में आसानी से आपके पास रिसोर्स मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल सबसे पहले किसी टीचर से सारा सिलेबस पढ़ें। उसके बाद जो हमारा सिलेबस है उसको अच्छे से एनालिसिस करें कि इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स हमारे जनरल नोट्स में अवेलेबल है। ओके। होता क्या है कि जो हमारा सिलेबस है उसकी मैक्सिमम चीज़ें यानी 70 से 80% क्वेश्चन मार्केट में किसी भी नोट्स में अवेलेबल है आसानी से। अगर हम सबसे पहले, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्ट्रॉन्ग मतलब ये है कि जब उसमें से कोई सा क्वेश्चन आता है तो उसमें से हमारा ना छूटे। कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो कि नहीं बनते, वो फिर किसी से नहीं बनते हैं। मेरा भी पेपर 3 में 60 नंबर का छूटा था इस बार 2020 में, लेकिन मेरा सिलेक्शन भी हुआ, सबसे अच्छे नंबर भी आए। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो कॉमन, सबके लिए कॉमन है ना, आप उसमें 100% स्कोर करें। आपका जब एक बार वो कंप्लीट हो गया उसके बाद आप जो बचा हुआ स्पेशल है उसको फोकस करें, क्योंकि हम स्पेशल के चक्कर में जो बहुत कम होता है 10-20%, 70-80% को छोड़ देते हैं, तो वो गलती बाद में महंगी पड़ती है। अच्छा, रिटर्न राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ऑफ कोर्स मेंस पूरी राइटिंग पे रिटर्न एग्जाम है। राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, राइटिंग से ही आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपके पास है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसके पास वो आपकी राइटिंग के थ्रू ही पहुँचेगा। तो राइटिंग तो हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी हम तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हमारे पास ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई है, हमारी जो समझ है सिलेबस को लेके, अब उसके बाद सबसे पहले हम आंसर को फ्रेम सीखें कि हम आंसर का फ्रेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद धीरे 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 हम आंसर को बढ़ाएंगे कि अभी हमने आंसर फ्रेम किया, अब इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी धीरे धीरे। दूसरा फिर ये कि जब आप आंसर लिखना सीख गए, आपने घर में आंसर लिखे, आपके आंसर अच्छे आ रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, आपका कंक्लूजन अच्छा है, उसके बाद आप टेस्ट दें। ठीक है। मतलब जो मेरे नंबर आए हैं उसमें, मतलब मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ी जो चीज़ थी जिसका योगदान था वो थे टेस्ट। मैंने कंटिन्यूस टेस्ट लिखे हैं, मतलब थ्रू आउट द जर्नी मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मतलब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उसके 1 घंटे पहले तक मैं टेस्ट लिख रहा था। मैं टेस्ट दे के आया ही था और रिजल्ट आया था। तो आप जितना टेस्ट लिखेंगे आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होगी। और मुझे लगता है कि जो MPPSC का मेंस है इसमें आपकी जो राइटिंग है, मैं अक्षरों की बात कर रहा हूँ, आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। सुंदर से मतलब ये है कि रीडेबल तो हो ही, अगर वो अच्छी हो सकती है उसका फ़ायदा मिलता है। मैंने देखा है कि जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको नंबर अच्छे मिलते हैं। दूसरा इसमें एक ये है कि जो हमारे आंसर हो उसमें मतलब सरलता और सटीकता दोनों का बिल्कुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप जितना सरल लिखेंगे, आपके पॉइंट्स बिल्कुल शॉर्ट, छोटे, आसान लैंग्वेज में होंगे, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और फैक्ट क्योंकि हमारा जो मेंस है उसमें आपको नंबर सिर्फ फैक्ट के मिलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का नेचर है, बहुत सारे क्वेश्चन केवल फैक्ट पे बेस्ड हैं। आपको फैक्ट पता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल आप उसको तैयारी कीजिए और निरंतर लिखते रहिए बस। राइट। इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। इंटरव्यू में आपने बताया कि इंटरव्यू में आपको मार्क्स थोड़े कम मिले हैं कंपैरेटिवली, है ना? तो आपको क्या लगता है उसका सेल्फ एनालिसिस कि आपको क्यों मार्क्स कम मिले हैं? और इंटरव्यू, अगर कोई बच्चा कोई एस्पिरेंट आने वाले टाइम में इंटरव्यू देने वाला है तो उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जो आपने सीखी हो और आपने देखी हो? हाँ बिल्कुल, मेरे इंटरव्यू में मतलब एवरेज थे मेरे मार्क्स, और मेरा इंटरव्यू ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। इंटरव्यू के जो बड़ी चीज़ है कि वो उसका हुआ होता है, वो बच्चे को कहीं ना कहीं डाउन कर देता है। मतलब जब मैं गया था तो मेरे लिए था कि बस इंटरव्यू है, वो माइंड में चल रहा था। मतलब हार्ट बीट वहाँ पे उस टाइम पे कंट्रोल में नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करें कि ये जस्ट इंटरव्यू है, आपको एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू के लिए ये है कि आप बस नॉर्मली अपने जो
आपका सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करके जाएँ। वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरा इंटरव्यू था तो वो ना मेरे डेप्थ से बिल्कुल आउट गया। मैंने जो वहाँ पे लिखा था उससे क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे, और जो मेरे दोस्त का इंटरव्यू था वो पूरा उसके ऊपर चला है। तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप बस अपनी तैयारी करके जाएँ। और दूसरी बात ये कि आप वहाँ पे जेन्युइन बने रहें। अगर आप जो हैं आपने उस हिसाब से वहाँ पे आंसर किए ना, तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे वहाँ पे। राइट। उसका वो मतलब उसका जो दबाव है इंटरव्यू का, वो आप पे हावी ना हो पाए बस। जिसने अपने नर्व्स कंट्रोल कर लिए उस टाइम पे, वो निकल जाएगा, वो जीत जाएगा। बिल्कुल। राइट। अच्छा, एक जो बात अभी आपने बीच में बोली थी कि यार इंदौर भंवरकुआ में जो एकेडमीज में टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो चैंपियंस है, मतलब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में जाकर। मुझे एक चीज़ ये पूछना है कि कहीं ऑडियंस को वो चीज़ ना हो जाए कि यार जो एस्पिरेंट इस वक्त इंदौर नहीं आ पा रहा है या इंदौर से प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो उनके लिए मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करना है कि पढ़ाई आप हर जगह से कर सकते हो, लेकिन भंवरकुआ में होने से या इंदौर होने से आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको कंपटीशन सामने दिखता है। राइट। तो जो एस्पिरेंट इस वक्त घर से तैयारी कर रहा है या वो नहीं आ पा रहा है, अपने शहर से बाहर नहीं जा पा रहा है, उसको कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ अगर कोई घर से तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल वो निकाल सकता है। हमारा जो फर्स्ट रैंकर है उन्होंने उनकी ड्यूटी के साथ निकाली है। राइट। तो ऐसा नहीं कि अगर आप भंवरकुआ नहीं आ सकते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। भंवरकुआ रहने का एडवांटेजेस हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कंपटीशन है, टीचर्स हैं, गाइडेंस हैं, सेंटर है एमपीएससी का कि आप यहाँ पे वो सब चीज़ें देखते हैं जो एमपीएससी मांगती है। राइट। और उसका माहौल है तो माहौल का फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा घर से तैयारी कर रहा है, और क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज घर पे मिल जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट हम दे सकते हैं, हमारा रिजल्ट उनके रिजल्ट के साथ कंबाइन होकर आ सकता है। राइट। तो बिल्कुल वो वहाँ से हमसे कॉम्पीट कर सकते हैं। राइट। तो अगर कोई बच्चा घर से भी तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट्स, तो बिल्कुल वो यहाँ से निकाल सकता है, और निकाले भी लोगों ने। राइट। और मुझे लगता है इसका प्लस और माइनस दोनों है, दोनों क्योंकि जो बच्चा जो एस्पिरेंट घर से प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये कि उसके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, बहुत कम है। उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हर एक चीज़ फैमिली रेडी करके दे देती है उनको कहीं दूसरा उसके ऊपर दबाव थोड़ा सा कम रहता है ना, कि जैसे हम बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो प्रेशर होता है कि आप बाहर हो, आपको करके ही दिखाना है। सही। तो वो जो प्रेशर है, वो जो घर वाले जो घर से तैयारी कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा कम होता है। हाँ, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, तो बिल्कुल उसको टच में तो रहना चाहिए, भले वो बाहर हो। मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अगर वो कांटेक्ट में रहता है तो उसको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। राइट। और इसी के ऊपर एक चीज़ जो अभी हम लोग लाइक हमारा एक नया जीए स्टडी कैफ़े आ रहा है ना, तो अभी मेरा जीए लाइब्रेरी है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू जीए स्टडी कैफ़े। वहाँ पे हम लोग ना एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई सर्विस लेके आने वाले हैं हर एस्पिरेंट के लिए। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूँ, और इस वीडियो में आप मुझे उसके बारे में गाइड भी कर सकते हो कि इसमें और क्या ऐड ऑन किया जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट कि गाइडेंस बच्चों को, एस्पिरेंट्स को प्रॉपर मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी एस्पिरेंट एज ए एस्पिरेंट जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कमी थी रिसोर्सेज की, गाइडेंस देने वालों की। कुछ लोग फिर बाद में एडअप हुए 6-8 महीने के बाद में, जब उन्होंने बताया तो पहले लगा कि यार 6 महीने बच जाते अगर पहले पता हो जाता तो। राइट। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन हम लोग लेके आने के बारे में सोच रहे हैं कि स्टडी कैफ़े के अंदर हम लोग एक ओपन डिस्कशन रूम बना रहे हैं जहाँ पे 40 से 50 लोग बैठ पाए। हर संडे को हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफिसर या सिलेक्टेड कैंडिडेट जैसे आप हो गए, ठीक है, या फिर कोई ऑफिसर, कोई टीचर, ऐसे लोगों को बुलाने वाले हैं, इनवाइट करने वाले हैं। वहाँ पे एक साइड मैं बैठूंगा, एक मतलब या मैं या मेरी जगह कोई होस्ट बैठेगा, एक साइड वो टीचर या कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट, कोई एस्पिरेंट बैठेगा, और आसपास 30 से 40 लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे पहले हम बातें करेंगे जनरली, उसके बाद में हम हाफ एन आवर का टाइम देने वाले हैं सब स्टूडेंट्स को, सब एस्पिरेंट्स को, जो अपनी बात खुल के कर पाए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ 2 बात कर रहे हैं, पर हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने की सोच रहे हैं जिसमें हम लोग 30-40 बच्चे डायरेक्टली एक ऑफिसर से मिल पाए। ये वही वो एक्सपोजर वाली बात भी हो गई कि यार बिल्कुल बिल्कुल आपके पास एक्सपोजर, वहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म को ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि हर बच्चा इस कम्युनिटी का पार्ट बन पाए, हर बच्चे को वो एक्सपोजर मिल पाए किसी एक ऑफिसर से बात करने का, उसको कॉन्फिडेंस मिल पाए। बिल्कुल इसके ऊपर आपके क्या थॉट है? बिल्कुल उनको लगना चाहिए कि जो ये जो कर चुके हैं, जो टॉपर्स हैं, वो नॉर्मली हैं। उनको पहले लगना चाहिए, तो उनको ये लग जाएगा कि हाँ ये नॉर्मली हैं, तो वो भी मतलब कम से उनके मन में ये बात आई है कि हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो वो एक्सपोजर वाली बात बिल्कुल सही है, और अच्छा इनिशिएटिव है ये तो, कि अगर लोग मिलते हैं, बात करते हैं तो। और जो मिथ हैं कि टॉपर ऐसे पढ़ते हैं, टॉपर वैसे पढ़ते हैं, तो मिथ हमको तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो बच्चे जो थोड़े से संकोची हैं, जो बात नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनको लगता है कि अब सभी बच्चों के पास कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, राइट, अच्छे कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, तो अगर उनको कॉन्टैक्ट मिलता है तो बिल्कुल, अगर वो उनको ऐसा एक्सपोजर मिलता है तो वो अच्छा कर सकते हैं फिर तो बिल्कुल। राइट।
मनीष भाई, आपसे बहुत सारी बातें की। आई एम श्योर ऑडियंस को मज़ा आ रहा होगा हमारे इस पॉडकास्ट से, इस इन्फॉर्मेशन से, और बहुत कुछ सीख रहे होंगे जो भी एस्पिरेंट्स इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे आपके रिसोर्सेज के बारे में बात जानना चाहूँगा, और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि यार आपने पढ़ाई का तो आपने बताया आप आकार IAS से पढ़े हैं, लेकिन किन बुक्स से पढ़े हैं या एकेडमी के नोट से पढ़े हैं, वो रिसोर्सेज क्या क्या है, प्री के लिए आपने कहाँ से पढ़ा, मेंस के लिए आपने कहाँ से पढ़ा, उनके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। जी बिल्कुल, इसमें पूरी जर्नी के दौरान रिसोर्सेज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जब मैं सिलेक्ट हुआ हूँ तो लगातार मेरे से ये क्वेरीज भी आ रही है कि आपके रिसोर्सेज क्या थे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि MPPSC, अगर कोई व्यक्ति, कोई एस्पिरेंट्स केवल MPPSC को ही फोकस कर रहा है, तो जो MPPSC का क्वेश्चन का नेचर है वो आप आसानी से किसी नोट से पढ़ के मतलब कर सकते हैं। अब बुक्स का इंपॉर्टेंस है, मतलब ऐसा है कि जैसे आप UPSC कर रहे हैं तो आपको वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन जो है बुक से आते हैं, आपको बुक पढ़नी पड़ती है। मैंने अभी तक पूरी तैयारी के दौरान एक भी बुक पूरी नहीं पढ़ी है। मैंने पूरी तैयारी मेरी नोट से की है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन देखे, वो जो क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं वो, और वो इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आपको किसी नोट्स में मिल जाते हैं। तो मेरा सभी से यही कहना है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत लिमिटेड रखें, और जो हमारी एग्ज़ाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग रखें। मतलब जब भी कोई एस्पिरेंट से वो अपने नोट्स ढूंढता है तो मैं उससे ये बोलता हूँ कि आप टॉपिक देखें। टॉपिक देखने के बाद आप मार्केट में कोई भी जो भी अवेलेबल नोट्स हो या कोई भी सोर्स हो, उसको आप देखें कि उसमें उसकी लैंग्वेज कैसी है। पहले लैंग्वेज, क्योंकि आपके माइंड में जब वो कैच तभी होगा जब वो लैंग्वेज आपको समझ में आती हो। कुछ नोट्स की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, तो वो आप लगता है कि रिसोर्स है, लेकिन वो आपके लिए बर्डन बन जाता है बाद में फिर। तो आपकी उसकी लैंग्वेज अच्छी हो। दूसरा फिर ये कि जो हमारा टॉपिक है उसकी डिमांड पूरी करता हो। मतलब जो हमारा सिलेबस है उसका 70-80% क्वेश्चन, जो भी मटेरियल है वो किसी भी नोट्स में मिल जाता है। तो आप सबसे पहले उससे फोकस करें। और जो हमारे नोट्स हैं, जो हमने एक बार फिक्स कर लिए कि हमको इस नोट से पढ़ना है, तो पूरी जर्नी के दौरान आपको फिर उस पर विश्वास करना है। हालांकि हम इसको अपडेट कर सकते हैं लगातार। जैसे मैं अभी नया सिलेबस आया, तो मुझे बहुत सारा नया पढ़ना था, तो मैंने 2-3 नोट्स लिए, उनको पहले पढ़ा। फिर मुझे लगा कि दोनों से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मैंने दोनों को पढ़ के उनको कंसाइज करके एक ही में निकाला। क्योंकि आप पहले 2 सोर्स से पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास सोर्स एक ही होना चाहिए। आप पढ़ लो, लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए दोनों में से किसी एक को चूज़ करना चाहिए, या आप दोनों को मिला के एक बना सकते हैं। तो आपके रिसोर्स बहुत लिमिटेड, हर टॉपिक के लिए एक रिसोर्स, और वो भी बहुत शॉर्ट में हो। और मुझे नहीं लगता है कि MPPSC की तैयारी के लिए आपको बुक की ज़रूरत है। बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पास उसके लिए इतना टाइम हो और उतनी ज़रूरत हो, उसे क्वेश्चन भी तो आए। जो हमारे क्वेश्चन जो हैं MPPSC में, बहुत नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और वो किसी भी नोट से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो हमारा पूरा 100% कि हम नोट्स को अच्छे से तैयार करें। इवन ऐसा कि हम जब सोचें, हमको पता हो कि हम किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, हमको पता है कि हमने उस पेज पे लिखा है। तो आप बिल्कुल आपका जो पूरा सिलेबस है इसे धीरे धीरे कवर करें, और कवर हो जाएगा इसके बाद फिर वो पूरा। मनीष भाई, एक हमारे इस शो के ना 2 सिग्नेचर क्वेश्चंस है जी। दोनों सिग्नेचर क्वेश्चन जो है वो हर टॉपर से, हर टीचर से हम लोग बात करने वाले हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला जो सिग्नेचर क्वेश्चन है वो ये है कि अब आप ना सिलेक्ट हो चुके हो, अब आप वो सब कुछ कर सकते हो सोसाइटी में, समाज में जो प्रॉब्लम्स आपको दिखती थी वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये कि जिस दिन आप पहली बार अपने उस डेप्यूटी कलेक्टर के ऑफिस में जाओगे, पहली बार आप जब वहाँ का गेट ओपन करोगे, पहली बार ऑफिस में एंटर करोगे, पहली बार उस चेयर पे बैठोगे डेप्यूटी कलेक्टर की, जिस चेयर के लिए आपने इतनी सारी मेहनत की है, वहाँ जाकर आप क्या चेंजेस समाज में, सोसाइटी में लाने के बारे में आपने कुछ सोचा है, और क्या आप लाने के बारे में इच्छा रखते हो? जो मतलब मैंने जो सोचा था इस बारे में, मतलब बहुत पहले से था मेरा मन कि जब मेरे को मौका मिलेगा, तो जो हमारा यूथ है, मतलब अभी क्या है, जो यूथ है बिल्कुल कि मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, पूरा वेस्ट। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको एक सही गाइडेंस दे सकूं कि वो अपनी स्किल्स को बढ़ाए, उनको प्रॉपर स्किल्स मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, क्योंकि वो जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है सोसाइटी को ठीक करने का, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का। तो मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल ऐसी कोशिश करूँगा कि जो हमारा यूथ है उसको ऐसी स्किल्स मिले कि वो अपना टाइम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे कि वहाँ कोई प्रोडक्टिव काम कर सके वो, और वो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। तो मेरा पहला प्रयास उस स्किल और एजुकेशन दोनों के लिए रहेगा। एंड आई थिंक ये मच नीडेड है, क्योंकि जब अब स्किल आपके पास होती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है आपका, राइट। सेकंड सिग्नेचर क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पस भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका पर्पस ये है कि ये क्वेश्चन मैं आपसे इस
इसलिए पूछ रहा हूँ, और ये MPPSC एज एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्वेश्चन है कि थ्रू आउट दिस जर्नी, आपने जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया से लेकर एक सिलेक्ट होने तक की जर्नी में आपने बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे होंगे, आपने MPPSC की उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से देखा है जिस प्रोसेस के थ्रू आप सिलेक्ट हुए हो। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप ये बताएं कि इस पूरी प्रोसेस में MPPSC एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए क्या फीडबैक आपके हो सकते हैं कि यार इस पूरी प्रोसेस के अंदर ना इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बेटर तरीके से कर सकते हैं, या ऐसे रिफॉर्म्स लाया जा सकता है जो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी आंसर आप देंगे इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक पूरा डेटा कंपाइल करें एक फाइल के साथ और MPPSC को ऑफिशियली हम लोग एक सजेशन एज अ फीडबैक के रूप में दें, ताकि अगर उनमें से कोई एक चीज़ पे भी अगर सॉल्यूशन हो पाता है जो आप लोगों ने फेस किया है, जो सारे सिलेक्टेड लोगों ने एस्पिरेंट ने फेस किया है, तो अगर किसी एक चीज़ भी किसी को अगर रिफॉर्म्स किए जाते हैं और वो सही हो जाती है, तो मेरे ख्याल से कई सारे एस्पिरेंट्स को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा कौन सा फीडबैक आपका MPPSC ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये रियलिटी है। मतलब जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो कुछ परेशानियाँ ऐसी आती है कि जो मतलब उसको पीछे खींचती है। सबसे बड़ी तो ये कि हमारे जो PSC की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी हो चुकी है अभी। राइट। अभी मतलब कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है, सोचता है कि मैं 1 साल में 2 साल में निकाल लूँगा। अगर वो निकालता भी है तो भी उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो ऐसा प्रोटोकॉल बने कि अगर PSC ने कोई सी एग्ज़ाम दी है तो उस डेट तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। राइट। दूसरा फिर ये कि कुछ जैसे मतलब कुछ सुधार ऐसे होने चाहिए उसमें, जैसे हमारे प्रीलिम्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम तुक्के के थ्रू ना ले। तो अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो जो एक्चुअल में एस्पिरेंट्स हैं जिनने पढ़ाई की है उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ। इसमें होता क्या है कि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे वो। ठीक है। वनडे एग्ज़ाम में नो नेगेटिव मार्किंग होती है राइट। और वो प्रीलिम्स से भी फर्स्ट करते हैं। प्रीलिम्स उनका निकल जाता है क्योंकि GS है, MP से पढ़ते हैं, हाँ। उनका निकल जाता है। तो जो एक्चुअल में MPPSC का एस्पिरेंट है वो कई बार इस चक्कर में पीछे रह जाता है। तो एक्चुअल एस्पिरेंट्स को आगे लाने के लिए हमको इसमें माइनस मार्किंग को भी बढ़ाना इंट्रोड्यूस चाहिए। करना चाहिए। राइट। वाह, व्हाट अ पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे ख्याल से बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपने कहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है कि शायद ये एक हेल्पफुल पॉइंट हो सकता है। राइट। ठीक है, इस शो पर आकर आपको कैसा लगा, और इंडियन एस्पिरेंट शो में आपको कैसा फील हुआ है, क्या आपके व्यूज़ हैं इस शो के बारे में? जेन्युइनली मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैं आपका जब फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि नॉर्मली ऐसा जो नॉर्मल चल रहा है अभी ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे, हालांकि मैंने आपका जो पहला वाला पॉडकास्ट था वो देखा था, मुझे लगा कि ये कुछ नया है और इसकी ज़रूरत थी एक्चुअल में, क्योंकि जो यहाँ के MPPSC के एस्पिरेंट्स है बहुत सारे उनको डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो उनको क्लियर करने वाले जो लोग हैं या तो उनके पर्सनल कांटेक्ट करें उनको, या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म मिले उनको जहाँ से वो उनको क्लियर कर सकें, वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और जो भी मैं चाहता था कि मेरी बात एस्पिरेंट्स तक पहुँचे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ तक उन तक पहुँची होगी। और बहुत बहुत थैंक यू आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी टॉपर के आप चाहते हैं कि कोई टॉपर इस शो का पार्ट बने, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आपकी कई सारी क्वेरीज होगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, ये मैं एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछता हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके जीवन में हो, या मैं जब एस्पिरेंट रहा हूँ, जब मैंने एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की है, तब मेरे दिल में जो सवाल थे, जो बातें थी, मैं वही बातें करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है कि यार सर हम चाहते हैं कि आप इस बारे में भी बात करें, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर होते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे रीच आउट करेंगे तो हमें भी हेल्प मिलेगी आपके लिए और बेटर इन्फॉर्मेशन लाने की। सो इसी के साथ ये था आज का एपिसोड इंडियन एस्पिरेंट शो में। हमने बात की मनीष धनगर भाई से, और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर। Thank you so much for watching this episode till the end and subscribe the channel. Thank you so much मनीष भाई इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू आशीष भाई। Thank you.